Hi students, in my previous video I have discussed stoichiometric defects, and in this video it will be non-stoichiometric defects and impurity defects. तो let's start with non-stoichiometric defects. पहले तो इसका हम definition जान लेते हैं कि non-stoichiometric defect क्या है. What is the definition? Definition यही है कि अगर imperfection की वजह से, defect की वजह से cation anion का ratio it becomes different than that indicated by the molecular formula. chemical formula compound का जो है उसमें cation anion का रेशियो जो है डिफेक्ट की वजह से अगर cation anion का रेशियो जो है डिफरेंट हो जाता है, सपोज कि cation anion का रेशियो 1:1 है या 2:1 है और डिफेक्ट की वजह से वो 1:1 नहीं हो करके 1 से कम हो गया है, सपोज कि 0.95:1 हो गया है या एक्सेस में हो गया है, तो इन दैट केस cation anion का रेशियो जो है दैट विल नॉट बी द सेम एज इंडिकेटेड बाय द आइडियल केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. तो इस केस में जो डिफेक्ट होगा उस डिफेक्ट को हम कहेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. तो हमें पता है कि एक आयनिक कंपाउंड जो है उसमें कैटायन होते हैं और एनायंस होते हैं. नाउ कैटायंस आर मेड फ्रॉम मेटल एटम्स एंड एनायंस आर मेड फ्रॉम द नॉन मेटल एटम्स. तो अगर रेशियो चेंज होना है तो क्या होगा, या तो मेटल एटम एक्सेस में होगा या तो देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ मेटल एटम्स. तो मेटल एटम अगर एक्सेस होता है तो तब जो है इट विल बी नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. ऑन द अदर हैंड इफ द मेटल एटम्स आर डेफिशिएंट, if there is deficiency of the metal atoms, then also it will be the non-stoichiometric defect. पहले तो हम देखते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है ये कितना डिफरेंट वेज में हो सकता है. तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है बोर्ड में, यू कैन सी द डेफिनेशन. इफ एज अ रिजल्ट ऑफ imperfections in the crystal the ratio of the cations to the anions become different from that indicated by the chemical formula, then the defects are called non-stoichiometric defects. The non-stoichiometric defects result in either excess of metal atoms और deficiency of the metal atoms. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेटल एटम एक्सेस में अगर है और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट अगर क्रिस्टल में इस तरह से है तो वो कितना डिफरेंट वेज में हो सकते हैं. तो सबसे पहला जो है दैट इज बाय एनायन वैकेंसीज. एनायन वैकेंसीज मतलब आपको समझ में आ ही रहा है कि एनायन जो है इट विल बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड. तो यहाँ पे हम A+B- से कंपाउंड को हमने AB कंपाउंड सोच लिया और उसमें A जो है पॉजिटिव आयन है और B जो है नेगेटिव आयन है. तो ये देखो अरेंजमेंट A+B-, A+B-, उसके बाद सेकेंड रो में B-, A+B-, इस तरह से चल रहा है. तो यहाँ पे सपोज करो कि एक एनायन जो है ये B- का जगह है, यहाँ पे एनायन अगर अपना लैटिस साइड से मिसिंग है और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन उस होल को ऑक्युपाई कर लेते हैं, इन दैट केस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन्ड. बट मेटल एटम्स क्या हो गया है, जो कि A+ जो कैटायन जो मेटल एटम ने बनाया वो A+ के नंबर अभी देखो B- के नंबर से एक्सेस में हो गया है, बिकॉज एक B- जो है मिसिंग है अपना जगह से, एंड दैट्स हाउ इट विल बी ए मेटल एक्सेस डिफेक्ट. तो ये तो हो गया A+B- से हमने आपको समझा दिया कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है, कि एक एनायन अगर अपना साइड से मिसिंग है और उस जगह में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो, इसलिए उस जगह में एक इलेक्ट्रॉन जो है आ गया, because you know electrons are also negatively charged. So anion अपना लैटिस साइड से मिसिंग है, जो होल यहाँ पे क्रिएट हो गया है वहां एक इलेक्ट्रॉन आ गया है जिसके कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो रहा है, बट देन मेटल एटम्स बिकम एक्सेस इन दिस मैनर. तो अब हम एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे. वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल ये है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल जो है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को अगर हम हीट करते हैं इन सोडियम वेपर, नॉर्मली तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड व्हाइट होता है कलर में, लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को आप सोडियम वेपर में हीट करोगे, ये मैंने दिखाया, ये सपोज कि सोडियम वेपर आप पास कर रहे हो, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हमने दिखाया दीज आर द सोडियम एटम्स. ये वेपर से सोडियम एटम कुछ यहाँ पे सरफेस में डिपोजिट हो जाता है, वेपर स्टेट में ये सरफेस में कुछ सोडियम एटम्स यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है. तो जैसे ही एक्सेस में सोडियम एटम यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा तो इन सोडियम एटम्स के साथ कंबाइन करने के लिए क्रिस्टल लैटिस जो सोडियम क्लोराइड का है उसमें से कुछ क्लोराइड आयंस जो है अपना
लैटिस साइट छोड़ करके इनके साथ सोडियम एटम्स जो एक्सेस में यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, इनके साथ कंबाइन करने के लिए ये अपना लैटिस साइट छोड़ करके सरफेस में आ जाएगा। तो यहाँ पे लैटिस साइट अगर सपोज कि ये क्लोरीन एटम हमने यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, एक होल क्रिएट हो गया है। ये क्लोराइड आयन यहां से डिफ्यूज हो करके सरफेस में आ गया इन ऑर्डर टू कंबाइन विद द सोडियम एटम। अब सोडियम एटम और क्लोराइड आयन एक तो एटॉमिक स्टेट में है और एक आयनिक फॉर्म में है, तो जो एटम है उसको तो आयन बनना पड़ेगा, तभी वो नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। इसीलिए क्या होगा, ये जो सोडियम एटम्स है, ये आपका सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ये दो Na+ आयन है, Cl- जो डिफ्यूज होकर के सरफेस में आया था वो Cl- के साथ कंबाइन कर जाएगा, Na+ और Cl- कंबाइन कर जाएगा और NaCl फॉर्म करेगा। तो इस तरह से Cl- जैसे ही गायब हो जाएगा, तो एक जगह में मैंने दिखाया, बाकी क्रिस्टल में और भी जगह से जो Cl- आयन्स है, दे मे बी मिसिंग फ्रॉम देयर ओन लैटिस साइट्स इन ऑर्डर टू कंबाइन विद द सोडियम एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वेपर फॉर्म, एंड जो कि सरफेस में कुछ कुछ सोडियम एटम जो है डिपॉजिट हो गया है, उनके साथ कंबाइन करने के लिए क्लोराइड आयन अपना लैटिस साइट छोड़ करके सरफेस में आ जाएगा और इस तरह से क्लोराइड आयन और सोडियम आयन का कॉम्बिनेशन होगा। उससे पहले सोडियम एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पहले आयन में कन्वर्ट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम एटम ने लूज किया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्यूज करके ये प्लेस में आ जाएगा जहां पर एनायन वैकेंसी क्रिएट हुआ था। जो एनायन वैकेंसी क्रिएट हुआ था उसमें ये जो होल क्रिएट हुआ था, इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है आकर के ट्रैप हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है क्रिस्टल में बन जाएगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। विजिबल रीजन में जो लाइट है उसमें से कोई भी वेवलेंथ का रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे उसको एनर्जी मिलेगी और वो क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में वो जंप करके चला जाएगा, एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल में वो चला जाएगा। आपको पता है कि हायर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका लाइफ टाइम बहुत ही शॉर्ट होते हैं, तो इमीडिएटली जो है वो जंप बैक करते हैं। जब वो जंप बैक करता है तो जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया था, कोई भी वेवलेंथ का रेडिएशन को वो व्हाइट लाइट में से उसने एब्जॉर्ब किया था, उससे उसको एनर्जी मिली थी, अब वो क्या करेगा, उतना अमाउंट में एनर्जी जो है वो एमिट कर देगा। दैट मीन्स जो कलर का रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब किया था उसका जो कॉम्प्लीमेंटरी कलर है, उस कॉम्प्लीमेंटरी कलर को वो ट्रांसमिट करेगा एंड वही कॉम्प्लीमेंटरी कलर हम देखेंगे क्रिस्टल। तो ये जो आपका सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इसीलिए सोडियम वेपर में जब हम हीट करते हैं तब वो येलो दिखता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं विजिबल रीजन से, व्हाइट लाइट से, और उसके बाद वो एक्साइट हो जाता है, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, और जब वो वापस आता है तो जो लाइट वो एमिट करती है वो है आपका येलो लाइट। और ये जो कॉम्प्लीमेंटरी कलर मैंने आपको बोला, ये कॉम्प्लीमेंटरी कलर जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, तो ऑपोजिट कलर्स को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी कलर्स कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंटरी कलर्स को अगर आप मिक्स कर देते हो तो व्हाइट लाइट मिलता है, तो वायलेट कलर अगर उसने ऑब्जर्व किया तो येलो कलर को वो जो है एमिट करेगा और हम क्रिस्टल को उसी कलर का दिखेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे क्लोराइड आयंस जो है मिसिंग हो गया है, तो क्लोराइड आयन मिसिंग होने से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन किस तरह से हुआ, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वेर लॉस्ट बाय द सोडियम एटम्स इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्टेड इनटू द सोडियम आयन, वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके जो है ये सरफेस में से डिफ्यूज करके एनायन वैकेंसी जहां पे क्रिएट हुआ था, जो होल क्रिएट हुआ था एनायन के लैटिस साइट में, वहां पे आकर के ट्रैप हो जाएगा। और ये ही जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर स्टैंड्स फॉर फारवे सेंटर या तो कलर सेंटर आप बोल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी समझाया कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनके वजह से जो है क्रिस्टल विल अपीयर कलर्ड, जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में इट विल अपीयर येलो कलर्ड। अगर हम इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल को हमने पोटेशियम वेपर में हीट कर लिया तो सेम मैकेनिज्म विल take place again, and what will happen,
पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है पर्टिकुलर एक कलर शो करेगा। इन केस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इट विल शो वायलेट कलर। अगर आप लिथियम क्लोराइड को इसी तरह से लिथियम वेपर में हीट करते हो तो लिथियम क्लोराइड का जो कलर हम देखेंगे दैट विल बी पिंक कलर। तो दैट मीन्स कलर विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के केस में येलो कलर दिखेगा, पोटेशियम क्लोराइड के केस में वायलेट कलर का दिखेगा, लिथियम क्लोराइड के केस में ये पिंक कलर का दिखेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सी ये क्लोराइड आयंस जैसे मिसिंग हो गया तो सोडियम आयन के नंबर अभी क्रिस्टल में ज्यादा हो गया। तो दिस इज व्हाट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो अभी तो क्या होगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का जो रेशियो पहले बराबर था, जैसे कि यहाँ पे सोडियम आयन कितना है आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोराइड आयन के नंबर भी 8 ही थे, पहले रेशियो 8:8 था, दैट मीन्स 1:1। अब देखो सोडियम आयन के नंबर तो 8 ही है, क्लोराइड आयन के नंबर जो है कम हो गया है, अभी क्लोराइड आयन के नंबर जो है 7 हो गया है। दैट मीन्स इस तरह से मेटल एक्सेस हो गया है। तो ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक और तरीके से भी हो सकते हैं, उसको अभी हम डिस्क्राइब करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे देखिए एक आयनिक क्रिस्टल है, कैटायन आयन कैटायन आयन, इस तरह से A+B- A+B- B-A+, इस तरह से ये अरेंज्ड है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट इस तरह से भी हो सकते हैं, इफ एन एक्स्ट्रा कैटायन इज प्रेजेंट इन एनी इंटरस्टिशियल साइट and in order to maintain the electrical neutrality an electron is also present in a nearby interstitial site। एक एक्स्ट्रा कैटायन यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन भी एक नियर बाई इंटरस्टिशियल साइट में जो है प्रेजेंट है। इस तरह से जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा कैटायन की प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, मेटल एटम एक्सेस में हो रहा है, और ये भी जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। इस तरह से भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है। उसके लिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल हम लेंगे। वो एग्जांपल ये है कि जिंक ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड को हीट करने से जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो इन कलर, इट लूजेस ऑक्सीजन। जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो वो येलो हो जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन लूज करते हैं एंड टर्न्स येलो इन कलर। तो रिएक्शन ये हो रहा है, जिंक ऑक्साइड आप हीट कर रहे हो तो ये बन रहा है Zn+2 प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सो इस रिएक्शन को समझिएगा, जिंक ऑक्साइड में है क्या, जिंक ऑक्साइड में है Zn+2 आयन एंड O-2 आयन। जब ये हीट कर रहे हो, आप इसको हीट कर रहे हो, तब ये डिकम्पोज हो रहा है, जिंक आयन बन रहा है, और ये जो ऑक्साइड आयन है, ये ऑक्साइड आयन क्या कर रहा है, ये ऑक्साइड आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो रहा है। एक ऑक्सीजन एटम मतलब हम उसको एज एटम तो नहीं लिखेंगे, हम इसको हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इस तरह से लिखेंगे, ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका यही रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है। सो जिंक ऑक्साइड को हीट करने से ये रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन गैस बन के निकल रहा है और जिंक आयन बन रहा है, और जब ऑक्सीजन जो कि ऑक्साइड आयन से बने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ऑक्साइड आयन ने और ऑक्सीजन गैस बन के ये निकल रहा है, तो ऑक्साइड आयन तो यहाँ पे कुछ कम हो जाएगा ना, क्योंकि ऑक्साइड आयन ने 2 करके इलेक्ट्रॉन छोड़ करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया और ऑक्सीजन गैस बन के वो निकल जाएगा। तो कुछ जिंक आयन जो है, इसीलिए क्रिस्टल में जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है उसमें कुछ जिंक आयन अभी एक्स्ट्रा हो जाएगा। पहले तो इक्वल इक्वल था, जैसे हीट किया गया तो ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन के वो जो है गैस बन के वो निकल जाएगा। दैट मीन्स जिंक ऑक्साइड विल लूज ऑक्सीजन, एंड ये जो ऑक्साइड आयन जब ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा 2 करके इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। तो देखो एक्स्ट्रा तो Zn+2 आयन है, अब ये एक्स्ट्रा Zn+2 आयन कहां पर आ जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइट में आ जा रहा है, बिकॉज जिंक आयन्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। Zinc ions being very small in size, they will occupy the interstitial sites जो extra zinc ions है, और जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्साइड आयन ने छोड़ा था वो इलेक्ट्रॉन्स जो है नियर बाई इंटरस्टिशियल साइट में ये आ गया। इस तरह से देखो एक Zn+2 एक्स्ट्रा हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है इक्वल हो गया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। दैट मीन्स देयर विल बी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगा, लेकिन जिंक आयन यहाँ पे इस तरह से एक्सेस हो गया है।
तो इस तरह से भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। और ये येलो कलर का पीछे राज क्या है? येलो कलर वही सेम बात है यहाँ पे भी। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है व्हाइट लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, और जिस वेवलेंथ का रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया था एनर्जी के लिए, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को वो ट्रांसमिट करेगा, और उसी कलर का हम इसको देखेंगे। तो इसको हम देखते हैं येलो कलर के। तो इस तरह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपका हो गया है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या है, किस तरह से होते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नाउ इट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में हमें जानना है कि किस टाइप का मेटल्स इस टाइप का डिफेक्ट दिखा सकते हैं। इट इज द मेटल्स विच कैन शो मोर देन वन वैलेंसी, मतलब द मेटल्स विच शो वेरिएबल वैलेंसी, उनमें इस टाइप का डिफेक्ट देखा जाता है। तो वेरिएबल वैलेंसी शो करने वाले जो मेटल्स है, दे आर द ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, ये भी आप आगे पढ़ोगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें ही आप पढ़ोगे। मैं आपको बस क्लास 11th में जो आपने थर्ड चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने जाना था, वो मैं दिखा के आपको बता रही हूँ। व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2. You must be knowing that n represents the outermost shell and n-1 जो शेल है that is the penultimate shell, लास्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल, और उससे जस्ट पहले का शेल को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो पेनल्टीमेट शेल के जो डी ऑर्बिटल है उसमें 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जो आउटरमोस्ट शेल के एस ऑर्बिटल है उसमें 0 से लेकर के 2 तक इलेक्ट्रॉन्स होगा। 2-4 एलिमेंट में 0 नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होता है, किसी किसी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और मैक्सिमम एलिमेंट्स में आउटरमोस्ट शेल के एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये शो यही करते हैं कि यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल का जो एस ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, बोथ ऑफ देम दे कैन पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये आउटरमोस्ट शेल के एस इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स, all of them they can participate in the bond formation, and that is why जो transition elements है they show variable oxidation state या तो valency जो भी आप बोलो, तो ये है reason। तो transition metals जो कि variable valency show करते हैं, more than one valency show करते हैं, उनमें इस टाइप का डिफेक्ट जो है metal deficiency डिफेक्ट देखा जाता है। तो ये डिफेक्ट में क्या होता है कि सपोज एक कैटायन जो है will be missing and in the nearby lattice site the same cation with higher charge will be present। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगा। ये कैटायन एक मिसिंग है यहाँ पे से, और एक नियर बाई साइट में, लैटिस साइट में वो कैटायन जो है हायर चार्ज वाला कैटायन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ए जो मेटल एटम है ये 2 वैलेंसी शो कर सकती है, +1 और +2। तो देखो +1 सारी जगह में है, ये एक जगह में ये एक A+2 जो है आ गया है। तो ये A+2 आने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, 2 जगह में से 2 A+ जो है सब्स्टिट्यूट हो गया है। एक का जगह में तो ये खुद बैठा हुआ है और एक का जगह में ये होल क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से मेटल तो डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन, लेकिन मेटल एटम विल बी डेफिशिएंट, मेटल डेफिशिएंट क्रिस्टल बन जाएगा ये। तो हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये जो कंपाउंड्स है जो कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स है, उनका एग्जांपल्स है फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, निकल ऑक्साइड, मतलब ये कंपाउंड्स FeO, FeS, NiO, इस टाइप का जो कंपाउंड्स है ये जो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। इनमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखा जाता है। इनफैक्ट FeO का जो कंपोजिशन है दैट इज दिस, Fe 0.95 एंड ऑक्सीजन 1.00, ये कंपोजिशन पाया जाता है FeO में। अगर
FeO का क्रिस्टल में ऑक्साइड आयंस जो है क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट बनाते और जो Fe+2 आयंस है वो सारे 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई कर लेते, तो जो आपका क्रिस्टल बनता वो बिल्कुल रॉक सॉल्ट टाइप का, सोडियम क्लोराइड टाइप का क्रिस्टल बन जाता और जो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड दैट वुड हैव बीन FeO बन जाता। और FeO में आपको पता है FeO में आयरन इज टू ऑक्सीजन रेशियो क्या है, 1:1। लेकिन 1:1 रेशियो आपको दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा Fe हो जाएगा 95 और ऑक्सीजन हो जाएगा 100। दैट मीन्स जो आयरन एटम है चाहे उसका चार्ज +2 है, आपको पता है कि आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये जो है 2 वैलेंसी दिखा सकता है +2 और +3। तो ये जो आयरन एटम है, ये आयरन एटम टोटल 95 है और ऑक्सीजन एटम टोटल 100 है। तो ये जो 95 आयरन एटम्स है इसमें Fe इज प्रेजेंट एज Fe+2 एज वेल एज Fe+3। दैट मीन्स आप देख रहे हो यहाँ पे कि आयरन एटम के जो नंबर्स है वो ऑक्सीजन एटम के नंबर के कंपैरिजन में काफी कम है। तो इस तरह से कैसे हुआ वो हम समझते हैं। ये सपोज आपका फेरस ऑक्साइड का जो क्रिस्टल लैटिस है वो हम आपको दिखा रहे हैं, Fe+2O-2 Fe+2O-2 इस तरह से जो है अरेंजमेंट है। नाउ व्हाट हैपेंस, आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से इजीली ऑक्सीडाइज होकर के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब Fe+2 इजीली गेट्स ऑक्सीडाइज टू Fe+3। नाउ व्हाट हैपेंस, ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ Fe+2 आयंस will be replaced by Fe+3 आयंस। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहे इसलिए क्या होगा, 3 Fe+2 will be replaced by 2 Fe+3। तो देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स द सेम, 3 Fe+2 का टोटल पॉजिटिव चार्ज +6 है और 2 Fe+3 का पॉजिटिव चार्ज भी +6 है। तो इस तरह से अगर हम करें यहाँ पे तो देखिए हमने इसको हटा दिया, इस Fe+2 को रिप्लेस कर दिया Fe+3 ने, इसको भी रिप्लेस कर दिया, Fe+3 यहां पे भी है और इसको जो है जो रिप्लेस करेगा 2 के जगह में तो Fe+3 आ जाएगा और यहां पे क्रिएट हो जाएगा वैकेंसी। तो अभी देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन्ड है। अगर आप टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट करो +3 +3 +6 और +2 +8 +10 +12, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आपका हो रहा है +12 और नेगेटिव चार्ज देखिए -2 -4 -6 -8 -10 -12, तो ये भी -12 है। तो दैट मीन्स टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज they remain the same, electrical neutrality is maintained। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो होल क्रिएट हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से जो FeO का क्रिस्टल आपको मिला दैट इज आयरन डेफिशिएंट क्रिस्टल, आयरन एटम उसमें कम है। तो चार्जेस तो बैलेंस हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो रहा है, लेकिन आयरन एटम में डेफिशिएंसी हो रहा है। अब ये जो होल्स क्रिएट हो रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने देखा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इंटरस्टिशियल साइट में या तो एनायन वैकेंसी जहां पे क्रिएट हुआ है, एनायन की जो लैटिस साइट है जहां से एनायन निकल गया है वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रहा है और जिसके कारण जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में हमने देखा था कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है क्रिस्टल में जो है प्रेजेंट हो रहा है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या तो मेटल डेफिशिएंसी में हम देख रहे हैं कि होल्स क्रिएट हो रहा है, ये जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं सॉलिड के। तो सॉलिड के जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इंक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो है इधर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द होल्स व्हिच आर क्रिएटेड इन मेटल डेफिशिएंसी, जो कि हम देख रहे हैं होल्स क्रिएट हो रहा है, वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। सो दिस वाज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नेक्स्ट वी विल स्टडी impurity defect. So let us now see what is meant by impurity defect. Impurity defect होता क्या है? It is written here, if a foreign atom is present, foreign atom मतलब जो क्रिस्टल लैटिस जिन एटम से या तो जिन आयन से बने हुए हैं वो नहीं है, कोई दूसरा ही आयन या तो एटम जो है क्रिस्टल लैटिस में अगर होस्ट एटम के जगह उसके लैटिस साइट में प्रेजेंट है तो उसी को हम कहेंगे फॉरेन एटम। तो इफ ए फॉरेन एटम इज प्रेजेंट इन द लैटिस साइट ऑफ द होस्ट एटम, होस्ट एटम के जगह में अगर कोई फॉरेन एटम आकर के बैठ गया है
होस्ट एटम के लैटिस साइट में बैठा है या तो कोई इंटरस्टिशियल साइट में जो है वो आकर के बैठ गया है। इन दैट केस ये डिफेक्ट को हम कहेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में जो है हमें दो टाइप का सॉलिड सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर होस्ट एटम के जो लैटिस साइट है उसमें अगर होस्ट एटम को सब्स्टिट्यूट करके जो फॉरेन एटम है वो उसकी जगह में प्रेजेंट है तो हमें मिलेगा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। दो डिफरेंट टाइप का जो है मेटल एटम प्रेजेंट होगा और हम इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। और दूसरा केस में हमें क्या मिलेगा, दूसरा केस में क्या हो सकता है, जो फॉरेन एटम है वो होस्ट एटम के जगह में नहीं, वो कोई इंटरस्टिशियल साइट में जो है प्रेजेंट है। इन दैट केस हमें जो सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा उसका नाम होगा इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि स्टील, आपको पता है कि स्टील हम उसको एलॉय बोलते हैं, तो स्टील एक्चुअली क्या है, इट इज द कार्बाइड ऑफ आयरन। आयरन के क्रिस्टल लैटिस है, उसमें जो इंटरस्टिशियल साइट्स है उसमें कार्बन एटम जो है उसमें वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई करते हैं, जिसके वजह से जो स्टील है उसको हम कह सकते हैं इट इज ए इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये जो आपका इम्प्यूरिटी ऐड करके जब हम कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज, उसका प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए जब हम इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में तो उसको कहा जाता है डोपिंग। ये डोपिंग का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज टू ए क्रिस्टलाइन सॉलिड सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डोपिंग। तो ये जो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन या तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन जो मैंने आपको अभी बोला, तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में किस टाइप का चेंजेस इन प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं। चेंजेस हम ये देख सकते हैं कि जो आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनेगा वो ज्यादा हार्ड होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, वो करोजन रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो इस टाइप का चेंजेस इन प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं जब हम इस तरह से जो है फॉरेन एटम एज इम्प्यूरिटी जब आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रेजेंट होगा तो देयर विल बी सम चेंजेस इन इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, इंट्रोड्यूसिंग इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में अगर इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आपको आयोनिक इम्प्यूरिटी ऐड करना है। अब ये आयनिक इम्प्यूरिटी जो आप ऐड कर रहे हो उसमें इम्प्यूरिटी आयन अगर एक डिफरेंट वैलेंस स्टेट में है, इन दैट केस क्या होगा, सपोज कि आपका क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का जिसमें सोडियम आयन क्लोराइड आयन सोडियम आयन क्लोराइड आयन इस तरह से प्रेजेंट है। अब जो है आपने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल को मेल्ट किया, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में अगर आप थोड़ा सा अमाउंट में स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड अगर आपने ऐड कर दिया और उसके बाद ये जो मेल्ट है इसको आपने कूल किया ताकि सॉलिड बने, सॉलिडिफाई हो जाए, और उसके बाद जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल अभी बनेगा उसमें कुछ कुछ लैटिस साइट में जहां पर सोडियम एटम था वो सब्स्टिट्यूट करेगा कौन, स्ट्रोंशियम आयन। Sr+2 आयन जो है कुछ लैटिस साइट में Na+ आयन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। और बहुत ही जाहिर सी बात है कि Sr+2 का चार्ज क्या है, +2, तो वो क्या करेगा, इट इज अ डाइवैलेंट इंप्यूरिटी, डाइवैलेंट आयनिक इंप्यूरिटी। सो ये क्या करेगा, दो सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। तो आप चाहे कोई भी डिफेक्ट पढ़ लो जो है स्टोइकियोमेट्री एज वेल एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या तो इंप्यूरिटी डिफेक्ट, एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज मेंटेन्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका फॉरेन आयन है यहाँ पे इम्प्यूरिटी आयन जो है वो स्ट्रोंशियम आयन है एंड इट इज अ डाइवैलेंट आयन। सो व्हाट इट विल डू, इट विल रिप्लेस 2 सोडियम आयंस, 2 सोडियम आयंस को उनका लैटिस साइड से वो रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। एक का जगह तो वो खुद ऑक्युपाई कर लेगा और एक सोडियम आयन के जगह जो है ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से वैकेंसीज विल बी क्रिएटेड इन द आयनिक सॉलिड। So this is what is the way how you can add impurity of ion in the ionic crystal. Next we will discuss impurity defect in covalent solids. Covalent solids में किस तरह से impurity defect को हम add कर सकते हैं. Now we will discuss introducing impurity defect in covalent solid. Covalent solid में हम जो है impurity add करके जो solid है उसका properties को change कर सकते हैं. तो इन केस ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स जैसे कि सिलिकॉन या तो जर्मेनियम का क्रिस्टल अगर हम लेते हैं, आपको पता है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम दे बिलोंग टू ग्रुप 14 इन द पीरियोडिक टेबल, कार्बन फैमिली के मेंबर है। दे हैव गॉट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल।
अब यहाँ पे अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करें तो इम्प्योरिटी जिस एलिमेंट का हम ऐड करेंगे वो ग्रुप 15 का मेंबर हो सकते हैं। अगर ग्रुप 15 का एलिमेंट जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सबको एज इम्प्योरिटी हम जो है यहाँ पे ऐड कर देते हैं सिलिकॉन या तो जर्मेनियम का क्रिस्टल में, तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन जर्मेनियम का जो क्रिस्टल है उसमें अगर हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स को एज इम्प्योरिटी ऐड करें, जैसे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनको अगर हम ऐड करें तो हमें पता है कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल है उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम का जो क्रिस्टल है उसमें अगर आप ग्रुप 15 का एलिमेंट को एज इम्प्योरिटी ऐड करोगे देन इट विल बी नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, बिकॉज जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं उनके जो वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑन द अदर हैंड अगर आप ग्रुप 13 एलिमेंट्स को ऐड करते हो तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। दैट मीन्स द इम्प्योरिटी एडेड इन द कोवैलेंट सॉलिड्स दे मे बी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम डोपिंग का डिस्कस करते हैं विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। तो ये देखो, ये नॉर्मल सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसमें हर सिलिकॉन एटम, आपको पता है कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो नेबरिंग एटम के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड, नॉर्मल 4 कोवैलेंट बॉन्ड ये बना के रहेगा। तो ये जो 4 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे नॉर्मल सिलिकॉन का क्रिस्टल में मैंने आपको दिखाया। अब ये जो है इसमें आप देखिए कि सिलिकॉन का क्रिस्टल में आर्सेनिक को एज इम्प्योरिटी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। आर्सेनिक बिलोंग्स टू ग्रुप 15 इन द पीरियोडिक टेबल, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से हमने डोप कर दिया सिलिकॉन का क्रिस्टल को। अब देखो, जो आर्सेनिक एटम है उसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन से जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स है उनके साथ नॉर्मल 4 कोवैलेंट बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन जो है इट विल बी एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा आर्सेनिक के। जो 5th इलेक्ट्रॉन है दैट विल remain extra and that will get delocalized in the whole crystal, पूरा क्रिस्टल में जो है वो घूमता रहेगा। ऐसे ही एक जगह में हमने दिखा दिया, और भी जगह में सिलिकॉन को सब्सटीट्यूट करके आर्सेनिक एटम आ जाएगा एज इम्प्योरिटी। अगर आपने ऐड कर दिया तो क्या होगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है क्रिस्टल में होगा एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे विल इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम का जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करके हम इंक्रीज कर देते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हुआ, ये जो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम है इनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गया है। तो इस टाइप का जो नाउ दे विल बिहेव एज सेमीकंडक्टर, तो ये जो सेमीकंडक्टर इस तरह से बना इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करके, इसको कहा जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है दैट इज ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इसीलिए नाम हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ लेट अस कम टू डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे हम इम्प्योरिटी क्या ऐड करेंगे, हमें पता है सिलिकॉन जर्मेनियम ग्रुप 14 का है, उनका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम ऐड करेंगे इम्प्योरिटी, जो हम ऐड करेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे, जैसे कि ग्रुप 13 का एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनको हम जो है यहाँ पे एज इम्प्योरिटी ऐड कर रहा है। तो क्या हो रहा है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे ये तो नॉर्मल सिलिकॉन का क्रिस्टल है, आप देख ही रहे हो कि सारे सिलिकॉन एटम्स नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है, बिकॉज दे हैव गॉट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आप एल्यूमिनियम से डोपिंग कर दिया, जो कि एल्यूमिनियम है आपका ग्रुप 13 का एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे सिलिकॉन एटम, कुछ सिलिकॉन एटम या तो कुछ जर्मेनियम एटम जो क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट है उनको एल्यूमिनियम एटम जो है सब्स्टिट्यूट कर देगा, और एल्यूमिनियम एटम सिलिकॉन एटम के जगह में जो है वो ऑक्युपाई कर लेगा उस लैटिस साइड को। अब एल्यूमिनियम एटम के पास है वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 13 इन द पीरियोडिक टेबल, सो एल्यूमिनियम के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 नेबरिंग जो सिलिकॉन एटम है इसके साथ भी बना लिया, इसके साथ भी बना लिया, इसके साथ भी बना लिया। अब ये जो आपका 4th इलेक्ट्रॉन है, ये 4th इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का जो है मिसिंग है,
फोर्थ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के पास नहीं है, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वो मिसिंग है। तो उसकी जगह में क्या क्रिएट हो गया है, एक होल क्रिएट हो गया है। तो ये जो होल क्रिएट हो गया है, ये होल को फिल अप करने के लिए तुरंत ही क्या होगा, जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम है वहां से ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये फिल करने के लिए, ये होल को फिल करने के लिए जंप करके यहां पे आ जाएगा। जैसे ये यहां पे आ जाएगा तो ये जहां पर था वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से होल का क्रिएशन होता जाएगा, होल जो है पूरा क्रिस्टल में मूव करता रहेगा। तो इन द प्रीवियस केस जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बना था, जहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से सिलिकॉन का या तो जर्मेनियम का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है, वो कौन सा प्लेट की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये मूव करेगा। नाउ इन दिस केस जब आपने इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटी से डोपिंग कर दिया, जबकि जो कि एल्यूमिनियम है जिससे आपने डोपिंग किया, तो वहां पे जो होल बन रहा है ये होल मूव करेगा एंड द होल्स विल मूव इन द होल क्रिस्टल एंड इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। तो ये देखिए ये होल्स है, ये होल्स हमने दिखा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये जो होल्स है ये कौन सा प्लेट के तरफ जो है अट्रैक्टेड होगा और जाएगा उस तरफ, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो करेगा। तो ये जो होल्स है दे बिहेव एज इफ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि उनके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये जो है नेगेटिव प्लेट की तरफ ये मूव करता है। तो इस तरह से जो है ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा, जब आप इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटी से जो है सेमीकंडक्टर बना दोगे, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतना इंक्रीज कर दोगे कि ये सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। तो इस सेमीकंडक्टर का नाम अभी हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव होल, पॉजिटिवली चार्ज होल है, होल जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ऐसे बिहेव करता है। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ होल्स लाइक पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए इस टाइप का सेमीकंडक्टर का नाम हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ आज हम वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सो टिल देन गुड बाय एंड a very small request at the last of the video, please subscribe the channel Samjho Chemistry Detail में, link will be given in the description box. Please subscribe the channel so that I get motivated. Thanks for watching the video.